इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या बीजेपी सरकार बना लेगी या फिर महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बचाने में सफल होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 288, लेकिन अनिल देशमुख शिवसेना के एक एमएलए जेल में हैं, इसलिए टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है 287। इसमें से बहुमत का आंकड़ा होता है 144, यानी आधे से एक ज़्यादा। अब हम बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी एक पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें 3 पार्टी हैं, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। अब हम देख लेते हैं कि ये अलायंस बना कैसे है। तो देखिए 2019 में महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस होते हैं, उसमें बीजेपी और शिवसेना प्री पोल अलायंस बनाकर लड़ते हैं। इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें बीजेपी और शिवसेना में इस मुद्दे को लेकर बात नहीं बनती है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ये अलायंस प्री पोल अलायंस टूट जाता है और देवेंद्र फडणवीस इधर उधर से थोड़ी जुगाड़ लगाकर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन ये जुगाड़ काम नहीं आती है और 3 दिन में उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ता है। फिर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर पॉलिटिकल अलायंस बनाती है, जिसको हम महाविकास आघाड़ी के नाम से जानते हैं, और ये अलायंस 2.5 साल तक अपनी सरकार ठीक तरीके से चलाता है। अब ये जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, ये अपने आप में ही अनूठा था। नॉर्मली कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, और दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी को मेनली 2 पार्ट्स में 2 तरह की आइडियोलॉजी होती हैं। एक होती है दक्षिणपंथी, एक होती है वामपंथी, यानी राइट विंग और लेफ्ट विंग। तो ये जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, इसमें शिवसेना जो है उसकी आइडियोलॉजी है राइट विंग, जबकि कांग्रेस और एनसीपी हैं वो सेंटर टू लेफ्ट में आते हैं, यानी मोर ऑफ ए लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज़ हैं दोनों। तो अब देखिए इस अलायंस में तीनों पार्टी जो हैं उनमें से उनकी विचारधाराएं मिलती नहीं हैं, अलग अलग हैं। तो इस अलायंस की सफल होने की पॉसिबिलिटीज़ पहले से ही बहुत कम थी, और ये चीज़ सामने आई 2022 जून में। इस अलायंस के पास टोटल सीट्स थी 169, शिवसेना की 56 सीट्स, कांग्रेस के पास थी 44 और एनसीपी के पास थी 53 सीट्स। साथ में कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट एमएलएस का सपोर्ट भी था, जिससे 170 प्लस मार्क्स को क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जून 2022 में एकनाथ सिंह इनकी एंट्री होती है और ये बगावत कर देते हैं। ये उद्धव ठाकरे से इस बात को लेकर नाराज़ थे कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ जो अलायंस तोड़ा है वो ठीक नहीं किया। तो इसलिए जून में 2022 में एकनाथ शिंदे बगावत कर देते हैं और गुवाहाटी चले जाते हैं, और साथ में ले जाते हैं शिवसेना के लगभग 40 से ज़्यादा विधायकों को। तो यहाँ से एक पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि अगर शिवसेना के 40 से ज़्यादा विधायक अगर बगावत कर देते हैं और शिंदे भाव के साथ चले जाते हैं, मतलब महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत नहीं बचा है और महाविकास आघाड़ी की सरकार संकट में है। तो अभी तक हमने 2 प्लेयर्स देख लिए हैं। पहला हमारा महाविकास आघाड़ी हो गया, दूसरे प्लेयर हो गए हैं, दूसरा गुट हो गया हमारा रेबल एमएलए यानी बागी विधायक शिंदे भाऊ के, और तीसरा और सबसे अपॉर्चुनिस्ट प्लेयर हमारा है एनडीए। एनडीए एक बीजेपी लेड अलायंस है। इसमें इसके पास टोटल विधानसभा में सीट हैं 113, जिसमें से बीजेपी के पास 106 हैं। तो बीजेपी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है एनडीए में, लेकिन इसके बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीट हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको विपक्ष में बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं था। शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी बना लिया तो उसके पास बहुमत नहीं हो पाया, जिससे बीजेपी को और एनडीए को विपक्ष में बैठना पड़ा। अब हम देख लेते हैं इन तीनों ग्रुप्स के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या ये कर सकते हैं नियर फ्यूचर में, और उनके क्या रिजल्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बागी विधायकों की। बागी विधायक यानी शिंदे भाऊ, इनके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि अपनी एक खुद की पार्टी बना लेना ही। न्यूज़ में भी ये खबर आ रही थी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना बाला साहब ठाकरे करके एक पार्टी बना रहे हैं। तो बना सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने बनाई क्यों नहीं? बगावत किए हुए लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा निकल गया है। चाहते तो बना सकते थे ये, लेकिन शिंदे भाऊ को पता है कि अलग पार्टी बनाएंगे बाला साहब ठाकरे शिवसेना नाम से, तो उनकी विधायक भी रद्द हो सकती है। कैसे? एंटी डिफेक्शन लॉ एक नाम का, यानी दल बदल नाम का एक कानून होता है, उसमें ये अलाउ नहीं है। देखिए किसी भी पार्टी के अगर 2/3 से ज़्यादा विधायक बगावत करते हैं तो उन बागी विधायकों के पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो किसी दूसरे दल के साथ मर्ज हो जाएं। वो
खुद मर्ज तो हो सकते हैं किसी दूसरी पार्टी में, लेकिन खुद से नई पार्टी नहीं बना सकते हैं। यानी जो बागी विधायक हैं उनके पास ऑप्शन ये है कि या तो वो बीजेपी के साथ मर्ज हो जाएं या किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो जाएं, लेकिन खुद की पार्टी वो नहीं बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन लीगली इनकरेक्ट होता है। देखते हैं और क्या ऑप्शंस हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है कि ओरिजिनल शिवसेना जो है, जिसके सुप्रीमो अभी उद्धव ठाकरे हैं और बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी जो पार्टी, उस पर अपना दावा ठोकें। यानी बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा एकनाथ शिंदे जो हैं, इनके पास विधायक भी हैं, 2-3 से ज़्यादा विधायक हैं, तो ओरिजिनल शिवसेना के नेता वही हैं, ऐसा वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये भी अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके भी कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न तो यह है कि महाराष्ट्र के सारे विधायक हैं, इनको वापस महाराष्ट्र ही आना पड़ेगा, यानी मुंबई आना पड़ेगा। और संजय राउत के बयानों को तो हम सभी ने सुना ही है। वो तो कह ही चुके हैं कि ये 40 से ज़्यादा जो विधायक हैं ये सभी जिंदा लाश के बराबर हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनकी केवल बॉडी आना बाकी है महाराष्ट्र में। तो ये इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बनता है, क्योंकि आने वाला समय भी विधायकों को मुंबई में ही गुजारना है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि जो ग्राउंड वर्कर्स हैं शिवसेना के, जो शिव सैनिक्स हैं, जो जिला यूनिट्स हैं, जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, इन सभी का सपोर्ट अभी भी उद्धव ठाकरे के पास है। यानी शिवसेना का जो संगठन है उस पर अभी भी उद्धव ठाकरे की पकड़ है। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जिससे पूरी शिवसेना चलती है, उसमें भी उद्धव ठाकरे का वर्चस्व अभी है। तो इन कारणों से ओरिजिनल शिवसेना को भी एकनाथ शिंदे ग्रुप हाईजैक नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन बागी विधायकों के पास है कि वो एनडीए में जाके मर्ज हो जाएं। अब बात एनडीए की आई है तो एनडीए के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। एनडीए के पास भी पहला और सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि बागी विधायकों को मना ले किसी तरह से कि वो एनडीए में मर्ज हो जाएं। इससे होगा क्या कि एनडीए के पास 113 सीट्स हैं, बागी विधायक 42 हैं। इन दोनों को मिला के टोटल होता है 155, यानी ये मेजॉरिटी मार्क्स से ज़्यादा है। तो इस केस में एनडीए बड़े आराम से सरकार बना सकती है। लेकिन ये भी अभी तक नहीं हुआ है। इसके पीछे भी कुछ रीजन्स हैं। तो इसमें क्या अड़चन आ रही है? पहली और सबसे बड़ी अड़चन तो ये है कि जो बागी विधायक हैं उनमें से बहुत से विधायक इस बात को राज़ी नहीं हैं कि वो बीजेपी में मर्ज हो जाएं। ऐसा क्यों? पहली चीज़, इससे एक गलत मैसेज जाएगा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया है और केवल सत्ता में रहने के लिए ही शिवसेना को छोड़ा है। दूसरा, इससे उन्हें राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उनका शिवसेना के जो एमएलएज हैं उनका बैकग्राउंड है शिवसैनिक, और महाराष्ट्र में शिवसेना काफ़ी पॉपुलर है। इससे उन्हें राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ विधायक बीजेपी के साथ मर्ज होना नहीं चाहते हैं। दूसरा एक और रीज़न है ना होने का मर्ज। वो क्या है? वो ये है कि शिंदे जो हैं कहीं सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र का सीएम वो बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ अगर मर्ज होते हैं तो बीजेपी में पहले से ही सीएम फेस हैं देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में बीजेपी में मर्ज होने का कोई फ़ायदा शिंदे ग्रुप को नहीं दिख रहा होगा। ऊपर से बीजेपी में पहले से ही बहुत कद्दावर नेता हैं, तो शिंदे जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस कम ज़रूर हो सकती है बीजेपी में जाके, उनको कुछ फ़ायदा एज सच दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन कारणों से लेके बागी विधायक जो हैं अभी तक बीजेपी में मर्ज भी नहीं हो पाए हैं। अब एनडीए के पास देख लेते हैं इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एनडीए के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो राज्यपाल से कहे और नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में लेकर आए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में पास होता है तो सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा। बहुमत साबित करने के लिए महाविकास अघाड़ी के पास तो पर्याप्त विधायक है नहीं, और अगर बागी विधायक बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास भी बहुमत नहीं होगा। ऐसे केस में जब किसी के भी पास सदन में बहुमत नहीं होता है तो उस केस में किसी के भी पास अगर बहुमत नहीं है, रिक्वायर्ड एमएलएज नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगता है, यानी राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाया जाएगा। और राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब है फिर से री-इलेक्शन होंगे और फिर से सरकार चुनी जाएगी, यानी महाराष्ट्र में फिर से चुनाव होंगे। तो ये तो बात हो गई बागी विधायकों की और एनडीए की यानी बीजेपी की। अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की। महाविकास अघाड़ी सबसे कठिन परिस्थितियों में है अभी। इसके दो घटक जो हैं, एक तो कांग्रेस और एनसीपी अभी अपने खुद के विधायकों को बचाने में और एकजुट रखने में बिजी हैं। तीसरा घटक यानी शिवसेना,
उसके पास दो बड़े चैलेंजेस हैं। उद्धव ठाकरे के पास सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी पार्टी को बचाना, और दूसरा महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचाना, यानी अपनी कुर्सी को बचाना। तो देख लेते हैं इनके पास क्या ऑप्शंस हैं। उद्धव ठाकरे के पास जो सबसे बड़ा हथियार है और जिसका वो यूज़ भी कर चुके हैं वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। अब दल बदल कानून क्या कहता है? देखिए, एमएलए जो शिवसेना के बागी हुए हैं वो हैं 42। इसमें से 16 विधायकों को नोटिस दिया जा चुका है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आप सदन में आकर जो है क्लैरिफिकेशन दीजिए, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आपकी विधायकी रद्द हो जाएगी। तो शिवसेना का सोचना ये है कि 16 एमएलए जो हैं ये, इनकी विधायकी किसी तरह से रद्द कर दी जाए, और बाकी के जो बचे 26 विधायक हैं, बागी विधायक, उनको किसी भी तरीके से प्यार से या फिर डरा धमका के वापस शिवसेना में, यानी उद्धव ठाकरे कैंप में वापस लिया जाए। अब ये 16 एमएलए को ही क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है? इसके पीछे का गणित ऐसा है। देखिए, टोटल असेंबली की स्ट्रेंथ 287 है। इन 16 जो एमएलए हैं, ये वो एमएलए हैं जिनका वापस उद्धव ठाकरे ग्रुप में आना बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ की, जो शिंदे ग्रुप के पास ही रहेंगे। तो ठाकरे ग्रुप ये सोच रहा है कि इन 16 एमएलए को तो टर्मिनेट ही कर दिया जाए, और बाकी के जो 26 एमएलए हैं उन्हें वापस ले आएँ। तो ये 16 ग्रुप एमएलए अगर टर्मिनेट हो जाते हैं तो क्या होगा? असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल 287 है, और जब ये 16 एमएलए टर्मिनेट हो जाएंगे तो मेजोरिटी मैनिपुलेट हो जाएगी, यानी 287 में से 16 विधायक टर्मिनेट हो जाएंगे। टोटल स्ट्रेंथ बचेगी 271, और 271 टोटल स्ट्रेंथ रहेगी तो बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 271/2 + 1 यानी 136। तो बहुमत के लिए 136 विधायक चाहिए रहेंगे। और इस केस में महाविकास आघाड़ी के पास क्या रहेगा गणित? शिवसेना के पास हो जाएंगे 40 विधायक, 26 विधायक वापस आ चुके होंगे, प्लस जो पहले के विधायक हैं वो, टोटल 40 विधायक रहेंगे। एनसीपी के पास 53 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 44 हैं। तो इस तरह से आंकड़ा होता है 137 का, यानी बहुमत से एक ज़्यादा। साथ में कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए और छोटी मोटी पार्टियों के सपोर्ट के साथ एमबीए अपनी सरकार, उद्धव ठाकरे और अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी खड़े हुए हैं सरकार बचाने के लिए। एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी होती है कि जो 26 एमएलए जो वापस आ रहे हैं, या वापस आने की जिनके बारे में वापस आने का उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं, हो सकता है वो 26 के 26 वापस ना आए। ऐसे केस में सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सोचेंगे कि अगर 26 नहीं आ रहे हैं तो कम से कम इतने विधायक तो वापस आ जाएं कि शिवसेना के 2/3 विधायक ठाकरे कैंप में रहें। इससे क्या होगा? सरकार तो नहीं बचेगी, लेकिन पार्टी बच जाएगी, शिवसेना बच जाएगी इससे। और बाकी का जो शिंदे ग्रुप रहेगा, जो वापस नहीं आए होंगे विधायक, एकनाथ शिंदे और उन विधायकों को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको जो है सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया पूरा महाराष्ट्र का करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, किस पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो। उद्धव ठाकरे जी के पास एक ऑप्शन ये भी है, ऐसा भी वो कर सकते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में लाया जाएगा, अगर उनके पास बहुमत नहीं रहेगा तो वो पहले ही उसको अविश्वास प्रस्ताव को फेस करने से पहले ही इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी के पास भी बहुमत नहीं रहेगा तो फिर से इलेक्शन होंगे और राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ये हमने टोटल करंट में जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको डिस्कस किया, सारी पार्टीज़ के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और इन फ्यूचर क्या हो सकता है उसको भी डिस्कस किया हमने। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।